नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो डीके में। और आज हम बात करेंगे आने वाले हमारे सीटेट एग्जाम 20 अगस्त 2023 के लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र की 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एक क्विक रिवीजन यहाँ पर हम करने वाले हैं। हमारी एग्जाम में सिर्फ 2-3 दिन ही शेष बचे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 50 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना देर किए समझते हैं आज के बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न और नोट्स के लिए आप हमारी ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके को भी प्ले स्टोर पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप 2-3 दिन में अपने कंप्लीट सेट्स यहां पर लगा सकते हैं और प्रत्येक सेट आपको मिलता है सिर्फ 1 रुपये में। 29 सेट मिलते हैं मात्र 29 रुपये में। इससे सस्ता आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप यदि इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगा सकते हैं और महत्वपूर्ण नोट्स भी इसमें देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे प्रश्नों की। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में अध्यापिका को क्या यहाँ पर करना चाहिए। देखिए, बच्चा यहाँ पर किसी प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है, मतलब उसको थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो रही है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार यदि हम देखें तो यहाँ पर अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए, उसे अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए, या फिर विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए, सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। और डी है, सवालों को हल न कर पाने की स्थिति में विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यदि हम देखें तो यहाँ पर अध्यापिका को जो विद्यार्थी है उसे अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा जो जहाँ पर वो संघर्ष कर रहा है, चुनौती को महसूस कर रहा है, वहाँ थोड़ी सी उसको हिंट दे करके उसको आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर बी विकल्प जो होगा वो इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी को किस और केंद्रित होना चाहिए। देखिए, बात यहाँ पर प्रगतिशील कक्षा की हो रही है और उसमें विद्यार्थियों को किस और केंद्रित होना चाहिए। अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की और जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, या फिर सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। तो देखिए, यहाँ पर बात प्रगतिशील कक्षा की हो रही है और प्रगतिशील कक्षा जो होती है वहाँ पर विद्यार्थियों को की सक्रिय भागीदारी जो है उसको महत्व दिया जाता है, उसको महत्व देना जरूरी होता है प्रगतिशील कक्षा के अंतर्गत। तो यहाँ पर डी विकल्प जो होगा, जहाँ पर सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन सर्जन की ओर, यहाँ पर डी विकल्प जो होगा वो इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा, जो कि प्रगतिशील कक्षा के लिए सही होगा। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धियों के प्रकार बताए हैं उनमें से एक प्रकार यहाँ पर नहीं है, उसी का चयन हमें करना है। भाषाई, स्थानिक, भावनात्मक या फिर संगीतात्मक बुद्धि। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक बुद्धि, जो कि यहाँ पर इनके सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। और इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाता है। संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट या फिर अप्रतिक्रियात्मक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए, जहाँ पर बच्चे विशिष्ट अवधि तक भाषा को बहुत सरलता के साथ सीखते हैं तो निश्चित रूप से वो जो अवधि होती है उसे हम संवेदनशील अवधि कहते हैं। और विकल्प ए जो होगा वो होगा यहाँ पर उत्तर। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जरूरी नहीं कि सभी बच्चे एक साथ एक ही अवधि में चलना सीखते हैं। बच्चे जन्म जरूर एक साथ ले सकते हैं, परंतु उनका जो विकास होता है उनमें थोड़ी सी व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती हैं। तो व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है और विकल्प सी यहाँ पर होगा उत्तर। आगे देखिए, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। यहाँ पर आनुवांशिक प्रवृत्तियां, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, भौतिक वातावरण। इसके लिए विकल्प केवल एक सही है, 1 और 2 सही है, फिर 2 और 3 सही है, 1, 2, 3 सही है। तो देखिए, विकास जो होता है वो आनुवांशिक प्रवृत्ति, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं, भौतिक वातावरण तीनों पर निर्भर करेगा और इसके लिए विकल्प डी हो जाएगा सही, जिसमें 1, 2, 3 हमारा उत्तर होगा।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? तो देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बात की जाए तो यहां पर संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मकता। तो यहां पर यदि हम क्रमबद्धता की बात करेंगे तो यहां पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होगी वहां पर बच्चे को इससे संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। ऑप्शन सी होगा उत्तर। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोधन या फिर भ्रम को? तो यहां पर जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो है आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से संतुलन को स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए विकल्प ए होगा यहां पर उत्तर। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए, यहां पर संरक्षण, आत्मकेंद्रिता, प्रतिवर्ती चिंतन, वैज्ञानिक तार्किकता। तो यहां पर हो जाता है आत्मकेंद्रिता। ये इसका प्रतिनिधित्व यहां पर करता है बी विकल्प के साथ। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करने चाहिए। बी है, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। और इसी के साथ में कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। डी आता है, कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो देखिए, यहाँ पर है कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली जो है वो सुगम बनी रहती है और इसमें होगा विकल्प बी हमारा उत्तर। लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का मनोवेगीय सिद्धांत या फिर संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर लगाव का विकासात्मक सिद्धांत? तो यहां पर लेव वाइगोत्स्की ने दिया है सिद्धांत जो है वो है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आता है यहां पर, एक अभिकथन के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। और ये हमने देखा भी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बिल्कुल इस बात का जिक्र है कि प्राइमरी के बच्चों को यहाँ पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। अब इसके पीछे कारण देखते हैं। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखने व समझते हैं। क्या इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो कारण सही है? कथन हमारा सही है। और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलेंगे जहां पर अभिकथन और उनका कारण दिया जाएगा, उनके पीछे का तर्क दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है? तो यदि हमने देखा यहाँ पर तो बिल्कुल ए आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की पूर्ण रूप से व्याख्या भी यहाँ पर करता है। तो विकल्प ए ही इस प्रश्न में हमारा उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार से निपटना चाहिए? देखिए, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादियां हैं उनसे किस प्रकार निपटना चाहिए? तो विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना, तो बढ़ावा देने का कोई प्रश्न नहीं क्योंकि हम इनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और वास्तविक जीवन से संबंधित कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादियों को चुनौती दे। और सी आता है, विद्यार्थियों को एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। डी है, कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। तो बी विकल्प जो होगा यहाँ पर हो जाता है, वास्तविक जीवन से संबंधित कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे। बी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देना चाहिए, या प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। फिर डी आता है, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तित्व भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। तो देखिए, कक्षा हमारी एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है और ऐसी स्थिति में शिक्षक को जो सभी प्रकार के विद्यार्थी हैं उनको महत्व देना होगा। विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तित्व भिन्नताओं का सम्मान करना शिक्षक का यहाँ पर कर्तव्य होगा। और डी विकल्प होगा इसमें उत्तर। जब आकलन विद्यार्थी के किसी कौशल संबंधी बोध,
या फिर समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब इसको क्या कहा जाएगा? तो देखिए, जब आकलन जो होता है ये किसी कौशल संबंधी बोध या समझ पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब इसे हम अधिगम के लिए आकलन कहेंगे। अधिगम का आकलन असतत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, तो इसे कहेंगे अधिगम के लिए आकलन। विकल्प नंबर ए हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? यहाँ पर एकीकृत, समावेशी, विशेष शिक्षा, अप्रगतिशील शिक्षा, तो बी विकल्प समावेशी यहाँ पर बन जाएगा उत्तर। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? यहाँ पर उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें, या फिर उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, या फिर उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतर क्रिया नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उनके संदर्भ के बारे में जानें और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें। जो भी वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं तो उन्हें सभी प्रकार के अवसर कक्षा में मिलने चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? तो यहाँ पर पठन वैकल्य है, गुणज वैकल्य है, भाषा वैकल्य है, या फिर गति समन्वय वैकल्य है। तो देखिए, यहाँ पर जो शारीरिक निपुणता होगी वो हमारे गति समन्वय वैकल्य से जुड़ी होगी और इसके लिए विकल्प डी हमारा उत्तर होगा। स्वलीनता जैसे ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थी में पहचान किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? यहाँ पर जो भी एक स्वलीनता से जूझता विद्यार्थी होगा उसकी पहचान किन विशिष्ट गुणों, उसकी पहचान में कौन से गुणों के होने की संभावना बनी रहती है? संप्रेषण में कठिनाई या सभी के साथ अंतरक्रिया करने की इच्छा, बुद्धिलब्धि का बहुत कम स्तर या उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो देखिए, जब इस प्रकार के बच्चे होते हैं तो वो संप्रेषण में कठिनाई महसूस करते हैं और इसके लिए विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर है सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता जो नहीं है, यहाँ पर जिज्ञासा की प्रबल भावना, अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवाचारी अनूठे विचार। तो यहाँ पर हो जाता है अभिसारी सोच। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए या फिर तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होने चाहिए, या फिर समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि जो शिक्षा है वो समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए और विकल्प डी यहाँ पर बन जाता है इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे देखिए, कक्षा में विद्यार्थी के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका के द्वारा किस प्रकार से संबोधित किया जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या फिर नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा मिटाए जाने चाहिए, संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए, फिर उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो। तो देखिए, यहाँ पर बात हम करेंगे कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में जो व्यक्तिगत अंतर हैं उनको किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है। तो उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें यहाँ पर पूरी हो सके। विकल्प डी इसमें उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? a+b का होल स्क्वायर 2 का सूत्र क्या है? भारत को आज़ादी कब मिली थी? अगला लीप वर्ष कब होगा? तो यहाँ पर हो जाता है पौधारोपण के लिए मिट्टी तैयार कैसे की जाएगी? विकल्प ए इसमें उत्तर होगा। अधिगम को सुशासित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? देखिए, अधिगम को सुशासित करने के लिए एक अध्यापिका को यहाँ पर क्या करना चाहिए? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, संप्रति मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए और विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन डी होगा उत्तर। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवालों को हल करने में दिक्कत महसूस करते हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो यहाँ पर दी गई समस्या
में और अधिक गैर ज़रूरती जानकारी जोड़ देंगे, या फिर बी है उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के लिए निर्देश देंगे, उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे, या फिर डी है उन्हें उन्हें सामान्य, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर उन्हें सामने की तरह समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी उस पर चिंतन करने को कहेंगे। मतलब उनके सामने जो इस तरह की समस्याएं जो पहले आई हैं, जो उन्होंने पहले हल की है, उस पर चिंतन करने को कहेंगे, और इसके लिए विकल्प डी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ये सामने थी, ये सामने इस तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की, इस प्रकार था ये। अभिकथन आता है फिर यहाँ पर एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके, और कारण इसके पीछे भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल दोनों ही बातें यहाँ पर सही है। बच्चों को ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहां पर विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके, और इसके पीछे यदि कारण देखेंगे हम तो ये अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत भी होगा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही बात कर रहे हैं, और आर यहाँ पर ए की पूरी तरह से व्याख्या भी सही करता है। इसके लिए विकल्प ए हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे अगर वे रिक्त स्थान के भाव को महसूस करेंगे, निराशा, शर्म, खुशी या फिर कुंठा। देखिए, जब विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से तब अभिप्रेरित होंगे जब वे खुशी के भाव को महसूस करेंगे, और इसके लिए विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। विद्यार्थियों को किस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत अभिमुखी, प्रदर्शन अभिमुखी, कार्य परिहारी, प्रतिस्पर्धा निर्देशित। तो यहाँ पर बच्चों को हमें महारत अभिमुखी प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करने चाहिए। इसके लिए विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? कुपोषण है, विद्यार्थियों में सहभागिता, दंड है, अभिसंज्ञान है। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है क्या 1 और 2, 2 और 3, या फिर 3 और 4, या फिर कहें तो 2 और 4। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4, 2 में हम देखें विद्यार्थियों में सहभागिता, अभिसंज्ञान, ये यहाँ पर बच्चों में सकारात्मक रूप से बच्चों को प्रभावित करेंगे अधिगम के लिए। तो इसके लिए 2 और 4 हमारा उत्तर होगा, और इसके लिए विकल्प को देखें तो विकल्प डी इसमें बनेगा यहाँ पर उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, विद्यार्थियों में ज्ञान सृजन प्रक्रिया में रिक्त स्थान भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर कौन निभाएंगे? विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में कैसी भूमिका निभाते हैं? सक्रिय, निष्क्रिय, अधीन, नगण्य। तो निश्चित रूप से विद्यार्थी जो होते हैं ज्ञान सृजन प्रक्रिया होती है उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और इसके लिए विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से किसे प्रधानता देती है? अध्यापिका के द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को यहाँ पर प्रधानता देती है, और विकल्प डी होगा यहाँ पर उत्तर। हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर बुद्धिलब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। बुद्धि वातावरणीय कारकों के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, और सी है व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, और डी है बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थी के बुद्धि स्तर को मापने का सर्वोत्तम जरिया है। तो देखिए यहाँ पर देखें तो व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाएंगे, और इसके लिए विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर संकेत और इशारे दे करके विद्यार्थी को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। इसके पहले संबंधित प्रश्न हमने पहले भी देखा था। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत हमेशा बच्चों को पाठ प्रदान करने, संकेत इशारे देने के बात करता है, जहाँ पर बच्चों को एक सपोर्ट मिलता है इनके माध्यम से। तो विकल्प ए बन जाएगा इस प्रश्न में उत्तर। आगे चलते हैं। जेंडर सामाजिक संरचनाओं के द्वारा निर्मित होता है, पूरी तरह वंशागत कारकों के द्वारा निर्धारित होता है, आनुवंशिक लक्षणों के द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर कहें तो जेंडर एक सामाजिक संरचना के द्वारा निर्मित होता है। विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने होने ना होने की स्थिति में
चिन्हों के द्वारा उसे दर्शाकर उस पर काम करने की योग्यता क्या कहलाएगी? जिसे समावेशन, लाक्षणिक प्रकारिता, प्रतिवर्ती सोच, संरक्षण, तो इसे हम कहेंगे लाक्षणिक प्रकारिता। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किसके लिए प्रभावी होता है? तो यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन जो है निम्न में से किसके लिए प्रभावी होगा? विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में, या फिर विद्यार्थियों के अधिगम की प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, या फिर डी है विद्यार्थी के नामीकरण और वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है निम्न में से किसके लिए प्रभावी होगा? तो ये होगा विद्यार्थी की अधिगम प्रगति को समझने ताकि उन्हें उस प्रकार से सहायता दी जा सके। विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन की बात करें तो बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में सही कथन, विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। क्या विद्यालय को प्राथमिक संस्था माना जाए? छोटे बच्चे के ऊपर बात कर रहे हैं। परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। और कई बार आपने प्रश्न को पढ़ा भी है, देखा भी है, समझा भी है। परिवार जो होता है वो समाजीकरण की प्रथम पाठशाला, प्रथम प्राथमिक संस्था कहलाती है। और इसके लिए विकल्प बी हमारा उत्तर सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD के रूप में प्रारूपिक लक्षण है? लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमा क्रियाशीलता स्तर, आवेगशीलता, कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। तो देखिए ADHD जो होता है इसमें बच्चों में आवेगशीलता जो होती है वो देखने को मिलती है और इसके लिए विकल्प सी होगा उत्तर। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम असक्तताओं जैसे पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर बात करें हम अधिगम असक्तता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। अधिगम असक्तता से जूझते विद्यार्थी के लिए अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं। सीए अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम असक्तता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। या फिर डी है अधिगम असक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। तो यहां पर होगा विकल्प डी हमारा इसमें उत्तर। आगे चलिए, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? दृश्य गतिज व्याख्यान क्रिया आधारित बहुसंवेदी। तो यहाँ पर व्याख्यान जो होगा वो इस प्रकार के बच्चों के लिए यहाँ पर प्रभावशाली तरीके में नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता? कुपोषण, समकक्षियों के साथ सहयोग, अवसर चिंतन, चर्चाएं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुपोषण जो होगा वो इसमें सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देगा। ऑप्शन ए। निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य का पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। और लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क रिक्त स्थान चरण को दर्शाता है। तो यहाँ पर पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या फिर औपचारिक परंपरागत, तो यहाँ पर दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी परंपरागत चरण को। आगे चलते हैं। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? वयस्कों की निष्क्रिय नकल के द्वारा, अपने वातावरण में सक्रिय संलग्नता के द्वारा, व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण के द्वारा। तो यहाँ पर बात करें अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार से सबसे बेहतर सीखते हैं? तो अपने वातावरण में सक्रिय संलग्नता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। आगे चलिए, विद्यार्थी में उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होती है, प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, या फिर उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। तो देखिए, जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाएगी, विद्यार्थी इस प्रकार की जानकारी को बहुत जल्दी से भूल जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को रिक्त स्थान रूप में शिक्षार्थियों को रिक्त स्थान के रूप में अपेक्षित करती है। यहाँ पर ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, या फिर ज्ञान का प्रभुत्वधारी स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी,
या फिर सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, और तानाशाह आज्ञाधीन जीव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सुसाधक और ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में अपेक्षित करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों रिक्त स्थान, दोनों शब्द यहाँ पर इस प्रकार से आएंगे। आगे देखिए, रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने पर उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों के द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का रुझान उनकी अपनी सोच को रिक्त स्थान की प्रवृत्ति दर्शाती है। तो यहाँ पर कमतर आंकने या फिर नियमित, प्रतिबंधित, द्विभाषिक, यहाँ पर ये अति नियमित था, अति नियमित। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प बी जो होगा वो हो जाएगा इसमें उत्तर। अपनी सोच को अति नियमित की प्रवृत्ति को दर्शाता है। आगे देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक तकनीक के रूप में बच्चों में रिक्त स्थान विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अभिसारी सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अपसारी सोच, अनुक्रिया समुच्चय। तो यहाँ पर इसे अपसारी सोच विकसित करने के लिए बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? सभी बच्चों के लिए मानक निर्देश देना या फिर सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। सी है सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। तो यहाँ पर विकल्प बी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट कर सके। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण होता है? समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान, प्रासंगिक जानकारी की खोज, परिकल्पना का निरूपण। तो समस्या की पहचान करना ही हमारी समस्या समाधान पद्धति का पहला चरण होता है और इसके लिए विकल्प बी होगा यहाँ पर उत्तर। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? बी आता है प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें। या फिर सी है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि की आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें। डी आता है बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। तो देखिए, यहाँ पर हम बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने को कह सकते हैं और उसमें उनकी मदद कर सकते हैं उसी दिशा में। तो यहाँ पर जो डी विकल्प होगा वो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के जो हमने टॉप 50 क्वेश्चन लिए थे ये यहाँ पर समाप्त होते हैं और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।